नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा की ओर से सारी गोटियां अमित शाह बिछा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के समय उत्तर प्रदेश में भी अमित शाह ने ही गोटियां बिछाई थी। योगी आदित्यनाथ जिन सांसदों का टिकट काटना चाह रहे थे, उन सबको टिकट मिल गया और वे सब हार गए। चुनाव नतीजों के बाद इसकी खूब समीक्षा हो चुकी है। खमियाजा भाजपा को भुगतना ही पड़ा। 37 सीटें भाजपा वहां हार गई और अगर वह जीती होती तो भाजपा 272 के आसपास होती लोकसभा में। चुनावों के दौरान ही एहसास हो गया था कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान होगा। अब वही गलती महाराष्ट्र में हो रही है। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं। हालांकि जरूरी नहीं है कि आज जो लोगों को लग रहा है कि गलत हो रहा है, वो कल को सही भी हो सकता है, या रणनीतिक दृष्टि से उस समय रणनीति को बदल करके ठीक भी किया जा सकता है। उसकी चर्चा मैं आगे जाकर के बाद में करूंगा। लेकिन आज की डेट में यह माना जा रहा है कि अजीत पवार को जो 50-55 सीटें दी जा रही हैं, भाजपा उतनी ही सीटें बर्बाद कर रही है। अजीत पवार सीधे अमित शाह से बात कर रहे हैं और वहीं से सीटें अलॉट हो रही हैं, जबकि अजीत पवार के पास उम्मीदवार ही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके पास इतने उम्मीदवार नहीं है और वह बदनाम चेहरों को टिकट देकर के महायुति या यूं कहें कि एनडीए की मार्केट वैल्यू भी खराब कर रहे हैं। एनडीए की छवि खराब कर रहे हैं जिस तरह वो टिकटें बांट रहे हैं। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को बांद्रा से टिकट दे दिया। शुक्रवार को जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी ज्वाइन की और हाथों हाथ उनको टिकट दे दिया गया। बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस के नेता थे, मुंबई का एक बदनाम चेहरा थे। उनकी पिछले दिनों हत्या हो गई थी। हत्या से कुछ महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके एनसीपी ज्वाइन की थी अजीत पवार के साथ, और वह इसलिए की थी कि वे बचना चाहते थे। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके दाऊद इब्राहिम के साथ सीधे संबंध थे और इसी तरह फिल्मी हस्तियों में उन लोगों के साथ संबंध थे जिनको बारे में माना जाता है कि वे अपनी उनकी फिल्मों में दाऊद का पैसा लगता रहा है। जिशान भी कांग्रेस के विधायक थे। अजीत पवार ने उद्धव सरकार के समय मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में रहे नवाब मलिक को एक नहीं दो टिकटें दे दी हैं। वे मेडिकल बेल पर हैं। अनुशक्ति नगर सीट से उनकी बेटी सना को टिकट दिया गया है, जहां से वे पहले विधायक हैं। जबकि नवाब मलिक को बगल की मनखुर्द शिवाजी नगर सीट से टिकट दिया जाएगा, उसका ऐलान होना भी बाकी है। लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि कोई व्यक्ति, कोई नेता मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर है, लेकिन वह चुनाव लड़ता है। कोई रोकने वाला नहीं है, बेल की कोई शर्त नहीं लगाई जाती, बल्कि बेल की यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि राजनीतिक गतिविधियों में वह हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन बेल पर होने के बावजूद, मेडिकल बेल पर होने के बावजूद वह चुनाव लड़ेंगे। और जिस सीट से वह चुनाव लड़ने वाले हैं, वह सीट इस समय समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी की है। वे वहां से विधायक हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने अभी तक 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, पांचों ही मुसलमान हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह जरूर हो सकती है कि उम्मीदवार की छवि भले ही कैसी हो, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर अजीत पवार की पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएं, ताकि कांग्रेस, एनसीपी और सपा को रोका जा सके। क्या ऐसा संभव है? यह तो चुनाव नतीजा ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में यह चर्चा बहुत जोरों पर है कि जैसा पिछली बार उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ किया, वैसा ही इस बार अजीत पवार करेंगे। कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच भयंकर कशमकश चल रही है। इसी कशमकश के चलते तीनों पार्टियों में बराबर की सीटें बटी हैं। तीनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, ज्यादा सीटें मांग रही थी, इसलिए तय हुआ कि तीनों ही 85-85 पर लड़े। हालांकि 15 सीटों का फैसला होना भी बाकी है। 5-5-5 में बटेंगी, ये क्या होगा यह भी नहीं कह सकते। लेकिन बाद में अपना नंबर ज्यादा लाने के लिए एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने का गेम भी होगा। यह गेम भारतीय जनता पार्टी की महायुति में भी होगा। इसलिए अमित शाह ने तीनों दलों से कहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, तीनों से कहा है कि एक दूसरे को हराने के लिए बागी उम्मीदवार खड़े नहीं होने चाहिए। इसकी गारंटी लें।
यानी अगर कहीं भाजपा का उम्मीदवार है तो वहां शिवसेना का बागी नहीं खड़ा होना चाहिए या एनसीपी का बागी नहीं खड़ा होना चाहिए, या जहां शिवसेना का उम्मीदवार है वहां एनसीपी का बागी खड़ा हो जाए या भाजपा का बागी खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों दलों को गारंटी लेनी होगी। तो बागियों की भरमार तो होनी है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। भाजपा के गठबंधन में तो साफ है कि जीते तो अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। एकनाथ शिंदे को दिल्ली लाकर के केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव के गठबंधन में तय नहीं है कि मुख्यमंत्री किसका होगा। इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनाव बाद कांग्रेस और उद्धव पर हावी होने के लिए चाचा भतीजा एकजुट हो जाएंगे। क्या अमित शाह को भी इसका अंदेशा है? क्या ऐसे समय की रणनीति के तहत ही अमित शाह भाजपा के नेताओं को भी एनसीपी का टिकट दिला रहे हैं? भाजपा के दो नेताओं संजय काका पाटिल और निशिकांत पाटिल ने शुक्रवार को एनसीपी ज्वाइन की और शुक्रवार को ही दोनों को भी टिकट दे दिया गया। लेकिन ये दोनों शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवारों के सामने लड़ेंगे। अगर अजीत पवार चुनाव बाद पाला बदलते हैं तो क्या अजीत पवार की एनसीपी फिर दो फाड़ हो सकती है? क्या इसकी रणनीति पहले से ही अमित शाह ने बना ली है? राजनीति में कब क्या मोड़ आ जाए कह नहीं सकते। क्या ऐसा संभव है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे पाला बदल करके भाजपा के साथ आ जाए? आखिर पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वह पाला बदल के कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे। इस बार अजीत पवार को रोकने के लिए कि अजीत पवार वहां पर जाकर के बहुमत बना दे और शिवसेना एनसीपी का पलड़ा भारी हो जाए, अजीत पवार को वह मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाए, तो उनको रोकने के लिए क्या उस समय उद्धव ठाकरे पाला बदलकर भाजपा के साथ आ सकते हैं? और क्या भाजपा उनके बेटे आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री बना देगी? लेकिन आदित्य ठाकरे का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस से आए अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उनके सामने उतार दिया है। तो बड़े दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं इस बार। इसलिए महाराष्ट्र की अगली सरकार जनादेश से नहीं बनेगी बल्कि रणनीति से बनेगी। रणनीति ही काम करेगी चुनाव के बाद, जैसे पिछली बार की थी। देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।